वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय अंतराल के बाद मैं शम्स कमर एक नई वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। इसका कारण शायद आपको मालूम होगा कि बीते कुछ दिन पहले मेरे वालिद साहब यानी कि मेरे पिताजी का डेथ हो गया था। एक पिताजी के गुजर जाने पर उनके पुत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी सारी परेशानियां आती है, ये तो उन्हीं को पता होगा जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन सब बातों को तो आप सब भली भांति जानते ही होंगे, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो आप उनका सम्मान करें, उनकी देखभाल करें। ओके, आइए समझते हैं कि इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा क्या होगा। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं 100 मार्क्स की हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको समझने के बाद आप कम समय में भी हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं में से कुछ टॉपिक को मैंने पहले ही बता दिया है, जैसे कि पत्र लिखने वाला टॉपिक, पत्र लेखन और संक्षेपण। इसके बाद मैंने निबंध के बारे में भी बताया है। संक्षेपण, निबंध और पत्र लेखन, ये तीनों टॉपिक पर एक एक वीडियो बनी हुई है। अगर आप चाहें तो उसे देख करके समझ सकते हैं कि लिखना कैसे है, संक्षेपण कैसे करना है, निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है कि आपको पूरे अंक मिल जाए। उस वीडियो को देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। उस टॉपिक को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि उस तीनों टॉपिक को मिलाकर आप कितने अंक ला सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में एक नए टॉपिक को आप जानेंगे जिसका नाम है स्वप्रसंग व्याख्या। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 8 अंक इससे ही प्राप्त कर सकते हैं, स्वप्रसंग व्याख्या से। निबंध आपके एग्ज़ाम में 10 अंक का होता है, पत्र लेखन 5 अंक का, इसके बाद संक्षेपण है जो कि 4 अंक का होता है। हो सकता है कि एग्जामिनर 5 अंक का भी कर दे इसको। इस प्रकार लगभग 27 अंक आप इसी सब टॉपिक को पढ़ करके अपने हिंदी विषय में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सारांश भी है, ऑब्जेक्टिव भी है और चैप्टर के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, जिसको मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया भी है। इस तरह स्मार्ट स्टडी करके आप कम समय में भी अपने हिंदी विषय में अच्छे अंक ला सकते हैं। स्वप्रसंग व्याख्या के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से आपको केवल 2 का उत्तर देना होता है वर्तमान सिलेबस के अनुसार, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार से होता है। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, इसके आगे मैंने प्रश्न संख्या नहीं लिखा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न संख्या किसी पर भी हो सकता है, 1 पर भी, 2 पर भी, 10 पर भी, 20 पर भी, एग्जामिनर की इच्छा है। ठीक है, इसलिए मैंने प्रश्न संख्या नहीं लिखा। प्रश्न कुछ इस तरह से होता है कि किन्हीं 2 अवतरणों की स्वप्रसंग व्याख्या स्पष्ट करें। अवतरण का मतलब आप समझ लीजिए। अवतरण का मतलब आसान भाषा में उद्धृत अंश, अंश मतलब टुकड़ा, उद्धृत मतलब लिया गया, कहीं से चुना गया। जब भी आप कोई निबंध पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं तो वो लंबा होता है। जब उसके किसी छोटे से टुकड़े को उठा करके आप दूसरी जगह रखेंगे या लिखेंगे तो वो क्या होगा, उस कविता का या कहानी का एक अंश होगा। समझ में आया? अवतरण का मतलब वही होता है। दूसरा शब्द है यहाँ पर स्वप्रसंग, इसका अर्थ होता है प्रसंग के साथ।
किन्हीं दो अवतरणों की स्वप्रसंग व्याख्या स्पष्ट करें। यहाँ पर आपको 4 अवतरण दिया गया है जिसमें से केवल 2 का उत्तर देना है। अभी मैंने आपको बताया है अवतरण का अर्थ यहाँ पर उद्धृत अंश। अंश का मतलब मैंने आपको टुकड़ा बताया है। उद्धृत का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, चुना हुआ या लिया गया। गौर से देखिए तो ये आपके चैप्टर उसने कहा था, दूसरा चैप्टर जो है उसने कहा था, उसी से लिया गया है, वहीं पर से चुना गया है इसको। तो ये क्या है, एक कहानी का भाग है ना, एक टुकड़ा है ना, तो ये उद्धृत अवतरण होगा या उद्धृत अंश होगा। समझ में आया। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल 2 का उत्तर देना है। आइए अब जानते हैं कि आपको उत्तर कैसे लिखना है आपके एग्ज़ाम में। इसी चारों में से अगर आपको क और ख ये दोनों का उत्तर देना है तो भी आप दे सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी हो कि ये क का उत्तर देंगे उसके बाद ग का उत्तर देंगे तो भी आप दे सकते हैं। इस पर पहले पाबंदी थी कि यहाँ पर देखोगे आप तो 2 विकल्प आपके गद्य खंड से है, प्रोज सेक्शन से है, और 2 विकल्प आपके काव्य खंड से है यानी कि पोइट्री सेक्शन से है। तो पहले ये शर्त था कि इन दोनों में से किसी एक का उत्तर दीजिए या इन दोनों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। लेकिन अब जो है प्रश्न कुछ इस तरह से होता है, यहाँ देखिए, किन्हीं 2 अवतरणों की, ये चारों में से किसी 2 का उत्तर देना है। आपकी मर्जी कि आप दोनों गद्य खंड का उत्तर देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप दे सकते हैं। समझ में आया। आइए समझते हैं कि इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में। सबसे पहला विकल्प है, और अब जाओ तो कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। मान लेते हैं कि ये चारों विकल्पों को देखने के बाद आपको समझ में आया कि हम ख और घ का उत्तर देंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले आप ख का उत्तर दीजिए। ख में प्रश्न क्या है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। इससे पहले आप उत्तर संख्या लिखेंगे, जो प्रश्न संख्या रहेगा आप उत्तर संख्या में वही बैठाएंगे। उसके बाद जिस विकल्प का आप उत्तर दे रहे हैं उस विकल्प को लिख दीजिए। अगर आप चाहें तो उस विकल्प में जो प्रश्न दिया गया है उसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ख में प्रश्न दिया हुआ है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है उत्तर में भी। ठीक है, अब इसके व्याख्या को स्पष्ट करते हैं। व्याख्या लिखने से पहले आप व्याख्या को बोल्ड करके लिख दीजिए, थोड़ा सा बड़ा करके लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना उत्तर लिखिए आप। ये प्रस्तुत वाक्य, ये जो वाक्य है उस वाक्य को मैंने अपने उत्तर में भी लिखा है। प्रस्तुत वाक्य, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, ये जो वाक्य है ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित पाठ अर्धनारीश्वर से लिया गया है। आसान भाषा में आप समझें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो वाक्य दिया गया है ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो लिखा गया पाठ है अर्धनारीश्वर, उसी से लिया गया है। अर्धनारीश्वर एक निबंध है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और इस निबंध के माध्यम से निबंधकार दिनकर जी नारी के कुछ गुणों को उजागर करते हुए, कुछ गुणों को दिखाते हुए ये कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता, भीरुता आदि जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। ऐसे गुण जो हैं ये स्त्रियों के लिए उचित होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बच जाती है। ये नारी जो है इसमें दया, माया, सहिष्णुता और डर भी होता है, लेकिन पुरुषों में ये चीज़ कम होता है। पुरुषों में अकड़ कुछ ज़्यादा ही होता है। अगर आपको कोई गाली दे दे तो आप उससे लड़ जाओगे, लेकिन वहीं पर अगर कोई लेडीज़ है, अगर उसे कोई गाली दे दे
तो हद तक वो प्रयास करेगी कि झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें। तो उसके अंदर जो है सहन करने की शक्ति होती है और कुछ अलग प्रकार का डर भी होता है कुछ नारियों के अंतर्गत। ठीक है, कुछ नारियों के अंदर ये गुण कॉमन रूप से होते हैं और इन गुणों के कारण नारी विनाश से बच जाती है। कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको इसमें बताया है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप सेम अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। अपने कॉपी में इसको ज़रूर नोट कर लेना। इसको मैंने विस्तार से एक और वीडियो में पढ़ाया है। ये चैप्टर 4 के जो प्रश्नोत्तर हैं उसमें भी शामिल है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। ये गुण दया, माया, सहिष्णुता वाला जो गुण है नारियों के अंदर, इनको अगर पुरुष भी स्वीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में, यानी कि आसान भाषा में आप समझिए मर्द की मर्दानगी में कोई दोष नहीं आता है और ये जो पुरुष हैं ये नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। पुरुषों में जो कमी होती है वो ये नारीत्व यानी कि इनके गुण अपनाने से पूरा हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी अर्धनारीश्वर की कल्पना करते हैं जिसमें पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सके। प्रकृति ने नर और नारी को समान बनाया है पर गुणों में अंतर है। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष महात्मा गांधी जी का हवाला देते हुए कहते हैं कि गांधी जी ने भी अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की थी। आप जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है सेम अपनी कॉपी में नोट करके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अगर ये प्रश्न पूछा गया तो। पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया। अब आइए अगले विकल्प का उत्तर देते हैं। अगला विकल्प जिसका हमें उत्तर देना था वो है घ, और घ में प्रश्न है आशामयी लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। मैंने प्रश्न भी लिख दिया और विकल्प भी लिख दिया। ठीक है, अब इसके व्याख्या को देखिए। प्रस्तुत काव्यांश, काव्यांश का मतलब कविता का टुकड़ा। ये हमारी पाठ्य पुस्तक, ये प्रस्तुत कविता का टुकड़ा जो है ये हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब जो हमारा बुक है इसमें एक कविता को जोड़ा गया है और उस कविता का शीर्षक है जन जन का चेहरा एक, और इनके लेखक हैं, कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, फिर समझिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित का मतलब होता है जोड़ा गया। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से लिया गया है। इनके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कवि ने कविता में प्रस्तुत लाल शब्द का प्रयोग समाजवाद के अर्थ में किया है। समाजवाद एक विचारधारा है जिसको आप राजनीति शास्त्र या समाज शास्त्र में पढ़े होंगे। आज के दौर में आर्थिक विषमता और अंधकार छाया हुआ है। विषमता का मतलब कठिनाई, ये पहले की बात हो रही है। कविता जो है बहुत पहले लिखा गया है, उस समय की बात हो रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आज भी ऐसी ही स्थिति है। आज के दौर में आर्थिक विषमता और अंधकार छाया हुआ है। कवि आशान्वित हैं कि समाजवाद के प्रसार से ही ये अंधकार दूर होगा। आशान्वित का मतलब उम्मीद से या आशा से। कवि को ये आशा है कि समाजवाद के प्रसार से ही, जब समाजवाद पूरी दुनिया में फैल जाएगा तभी ये अंधकार दूर होगा। ठीक है, कवि आशा करते हैं कि इस अंधकार के समाप्त होते ही स्वर्गिक शांति विराजमान हो जाएगी। स्वर्गिक मतलब स्वर्ग की तरह। स्वर्ग में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होगी, आप सबको पता भी होगा।
आपने बड़े बड़े पंडितों से सुना भी होगा, स्वर्ग यानी कि जन्नत। जन्नत में किसी प्रकार की कोई परेशानी या अशांति नहीं होगी। कवि आशा करते हैं कि इस अंधकार के समाप्त होते ही स्वर्गिक शांति विराजमान हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। कवि कहते हैं कि मार्क्सवादी ही शोषितों का मित्र है। कवि के अनुसार मार्क्सवाद भी एक विचारधारा है। मार्क्सवाद विचारधारा को फॉलो करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसे ही मार्क्सवादी कहते हैं। कवि के अनुसार यही मार्क्सवादी शोषितों का मित्र है। शोषित आजकल आप किसको बोलेंगे, या कौन होता है शोषित? जिसे हर तरह से दबाया जाता हो, जिस पर जुल्म किया जाता हो। ठीक है, और आप समझ ही रहे होंगे कि हमारे देश में किसको दबाया जाता है, किस पर जुल्म होता है। अगर किसी को दबाया जाता है, उस पर जुल्म होता है, तो वो शोषित कहलाएगा। समाजवाद ही विश्वव्यापी अन्याय और अंधकार को मिटाकर नए समाज की रचना कर सकता है। विश्वव्यापी मतलब जो पूरी दुनिया में छाया हुआ हो। ठीक है, और जिसमें सब समान होंगे, सबको समान अधिकार होंगे और सब सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। व्यतीत मतलब बिताना, और सब सुखमय जीवन बिता सकेंगे या व्यतीत कर सकेंगे। आशा है कि आपको हर बात समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि आपको हर बात समझ में आ जाए। फिर भी आपको कोई कठिनाई होती है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं। क्विज़ में भाग लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या नहीं तो आप अपने टेलीग्राम पर सर्च कीजिए स्टडी विद शम्स और जुड़ जाइए उससे। हिंदी के लगभग सभी चैप्टर का क्विज हो चुका है, फिर उसे दोबारा दोहराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी होती रहेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। जब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और अपने माता पिता का भी रखें ख्याल। बाय बाय, लव यू ऑल।